वेलकम बैक। मैंने इसके पहले आपको 4 लेक्चर अपलोड कर दिया था, उसका एक प्लेलिस्ट बना के मैंने अपने चैनल पे रख दिया है। दिस इज द लास्ट लेक्चर, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें पूरे चैप्टर का लास्ट में छोटा सा समरी है, जिसमें आपको पूरा एक मार्क्स 2 मार्क्स के फिलअप, मैच द कॉलम, गिव रीजन, ये सब पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है आपके पीरियोडिक टेबल का। अभी पीरियोडिक टेबल में हमको ये पता लगाना है कि उसमें ग्रेडेशंस कितने हुए। ग्रेडेशंस का मतलब होता है चेंजेस, कि अगर मैं लेफ्ट साइड में क्या प्लेस किया है एलिमेंट, राइट साइड में कौन से एलिमेंट प्लेस है, मैं लेफ्ट से राइट साइड जा रहा हूं तो मुझे एलिमेंट्स में क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, वो मैं इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका 1 मार्क्स में फिलअप में, ट्रू फॉल्स में, ये सब में आपको पूछते हैं। तो पहले मैं पीरियोडिक टेबल को देखता हूं, लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव कर रहा हूं तो क्या ग्रेडेशन, क्या चेंजेस दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा मेटल को प्लेस किया गया है, राइट साइड में नॉन मेटल प्लेस है। फिर लास्ट टाइम बताया था मैं आपको कि बीच में जो है वो डी ब्लॉक, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट प्लेस किए गए। अब while moving from left side to right side, what are the changes we have seen? पहला, डिक्रीजिंग द एटॉमिक रेडियस। अगर आप कोई भी एटम लेफ्ट साइड में प्लेस कर रहे हो, आप राइट साइड में मूव करते जा रहे हो, तो उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सर्कल है, दिस इज माई सेंटर, तो रेडियस क्या होता है, अ पॉइंट ड्रॉन, सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ सेंटर टू द सर्कल। इसको मैं क्या बोलूंगा, रेडियस ऑफ सर्कल। सिमिलरली सपोज करो ये एटम है, इसके ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट है उसके पास, और मुझे पता करना है कि उसका एटॉमिक रेडियस क्या है। तो एटॉमिक रेडियस अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, तो जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस रहेगा वो उसका रेडियस होता है। टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट तक आपको वो डिस्टेंस मेजर करना है। इट इज कंसिडर्ड टू बी नोन एज एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस एटम का किसमें मेजर किया जाता है, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। बहुत छोटा यूनिट होता है, बहुत ही छोटा यूनिट होता है ये। आगे, तो जैसे मैं लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड मूव करूंगा, मेरा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है। अब वो क्यों डिक्रीज होता है, ये क्वेश्चन है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस चार्ज है, ये एक्स्ट्रा ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिट में ऐड होता जाता है, और जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाता है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालता है। क्योंकि प्रोटॉन प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज नहीं होता। ये आपका सबसे बेसिक रीजन है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आपको बता देता हूं कि केमिस्ट्री, मतलब साइंस में जो केमिस्ट्री पार्ट है, उसमें जो एलिमेंट, जो एटम का लेन देन होता है, गिव टेक होता है, तो उसमें प्लस चार्ज गेन होता है और माइनस चार्ज गेन होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि एक पर्टिकुलर जो मेटल होता है, मेटल हमेशा से उसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं, और नॉन मेटल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो वो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज गेन हो जाता है, तो मेटल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नॉन मेटल में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन्स को लेके उसके पास नेगेटिव चार्ज गेन होता है, तो हम नॉन मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो जैसे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करेंगे, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लेफ्ट साइड में क्या है आपका मेटल, राइट साइड में है आपका नॉन मेटल। तो जैसे मेटल से मैं नॉन मेटल की तरफ बढ़ूंगा, मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीजेस नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अभी जो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेनेशन किया उसी में इसका आंसर आ गया कि लेफ्ट से राइट आप मूव करोगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। क्यों? अगेन क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल। जैसे मैं राइट साइड मूव कर रहा हूं, मेटालिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो ये थर्ड ग्रेडेशन देखा मैंने। नाउ फोर्थ, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। याद रखिएगा, जब लेफ्ट से राइट में आप मूव कर रहे हो, अगर आपका इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो उसका नेक्स्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्यों? क्योंकि मेटल यहां पे है, मेटल अब धीरे धीरे नॉन मेटल के तरफ बढ़ रहा है, तो मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होता जाएगा। बिकॉज मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। डिक्रीजेस मेटालिक कैरेक्टर, अगेन वही सेम एक्सप्लेनेशन है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव कर रहे हैं तो मेटल कम होते जा रहा है, नॉन मेटल प्रॉपर्टी बढ़ते जा रहा है, तो डिक्रीजेस मेटालिक कैरेक्टर। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चंस है और ये सभी क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं, इन फिलअप और आंसर कॉलम और ट्रू और फॉल्स। ये हो गया। अब मैं देखूंगा टॉप से बॉटम। अब मैं अगर पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो मुझे क्या चेंजेस दिखाई देगा। आप एक चीज को यहां ध्यान में रखिएगा, इसका ठीक अपोजिट यहां पे होगा। तो आपको याद करना हो तो आप क्या करिएगा, या तो आप लेफ्ट से राइट वाला याद करिए तो अल्टीमेटली आपको टॉप से बॉटम वाला याद हो जाएगा, या तो आप टॉप से बॉटम वाला याद करिए तो आपको लेफ्ट साइड राइट साइड वाला याद हो जाएगा। दोनों को याद करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। टॉप से बॉटम में देख लेते, डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, increases non-metallic character, increases metallic character, decreasing electropositivity, increases electropositivity, decreases metallic character, और इसका एक बचा है decreases non-metallic character, तो यहां पे है increases non-metallic character, तो decreases non-metallic character, exactly opposite है। तो आपको ये दोनों याद करना नहीं है, आप कोई भी एक याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। तो हमको स्मार्ट वर्क करना है, हमको गधा मजूरी वाला काम नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टाइम कम होता है, फटाफट सारे चैप्टर्स का रिवीजन करना होता है। तो ये पूरा आपका ग्रेडेशन है रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में आपको एक वर्ड बार बार यूज किया जाता है, वैलेंसी। तो वैलेंसी होता क्या है? एक्चुअली में वैलेंसी का मतलब होता है कि लास्ट ऑर्बिट में, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। उसका डेफिनेशन देख लो, अगेन ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost shell of its atom. According to the textbook, valency क्या होता है? Valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell. ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। outermost shell मतलब सबसे बाहर वाला ऑर्बिट। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी 1। फॉर एग्जांपल सोडियम, सिंबल है Na, एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281। तो उसके पास कितने ऑर्बिट है 3, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो उसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1।
तो सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया 1। इस तरीके से हम सारे एलिमेंट का वैलेंसी पता कर सकते हैं। ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन विद 1 एग्जांपल। अब मैं आगे बढ़ता हूं और चैप्टर को लास्ट पार्ट में ले जाके कंप्लीट करता हूं कि जो मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिया 2 8 1 वो किस बेसिस पे मैंने दिया। आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये 2 पहले क्यों, 8 पहले क्यों नहीं, 1 पहले क्यों नहीं। तो उसका भी क्या है, एक फॉर्मूला है। साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया था 2n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला दिया था 2n स्क्वायर। ये n जो है वो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट 1 2 3 और उस ऑर्बिट को उन्होंने नंबर दिया था K L M और इसके बाद में एक आएगा n। अब कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आप प्लेस कर सकते हो, उसमें आप कितना इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, वो इस फॉर्मूला से पता चलता है। देखो सपोज करो के शेल की बात कर रहा हूं तो ये है n इक्वल्स टू 1 क्योंकि सबसे पहला ऑर्बिट है। अब ये n को मैं इस फॉर्मूला में पुट कर देता हूं 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2। तो इसमें हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं 2। इसीलिए सोडियम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2। L n इक्वल्स टू 2। अब इसमें देखिए वापस से 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। तो सेकेंड ऑर्बिट में मैं मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकता हूं 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड n इक्वल्स टू 3। सिमिलरली 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। तो m, ये m में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन मैं प्लेस कर सकता हूं 18। लास्ट n इक्वल्स टू 4, तो 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। तो n शेल में मैं मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकता हूं 32। तो इस तरीके से कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मैं प्लेस कर सकता हूं, कितना उसमें पुट कर सकता हूं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब इसमें सपोज करो 2 8 1, तो टोटल कितना इसमें हो गया 11। तो पहले वाले में कितना मैंने पुट किया 2, बचा कितना 9। नेक्स्ट वाले में कितना कैपेसिटी है 8, तो कितना पुट किया 8। थर्ड वाले का 1, क्योंकि सॉरी फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, सेकेंड वाले में 8, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है मेरा। मैं इसके अंदर डाल रख सकता हूं नहीं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 8 की है, 8 से ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। तो मुझे मजबूरन क्या करना पड़ेगा, थर्ड ऑर्बिट बनाना पड़ेगा और उसमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और दे देता हूं, क्लोरीन Cl, इसका एटॉमिक नंबर है 17 है इसका एटॉमिक नंबर, 35 इसका एटॉमिक मास नंबर है, 17 है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। पहले में 2, फिर 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 7 17। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कंफर्म हो गया। इस तरीके से ये पूरा समरी अगर आप करेंगे तो आपके सारे शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये सबसे लास्ट पार्ट कि ग्रुप 17 जो है वो हैलोजन फैमिली है। ग्रुप 17 मतलब यहां पे ये आपका ग्रुप नंबर 18 है, ये आपका 17 है। तो ग्रुप 17 जो है वो आपका हैलोजन फैमिली है। उसको हैलोजन फैमिली क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप कोई भी उसका एलिमेंट ले लो, क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो,
ब्रोमीन ले लो या आयोडीन ले लो, सभी के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रहेगा, एक से ज्यादा नहीं रहेगा। तो क्या है कि सारे का एलिमेंट का क्या है, लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या है, एक फैमिली, इसलिए उसको क्या बोला गया, हैलोजन फैमिली। हम फैमिली किसको बोलते हैं, जो हमारे जैसे हमारे घर में हमारे रूल्स रेगुलेशन से रहते हैं। तो सभी का रूल्स यही है कि उनके लास्ट ऑर्बिट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। नेक्स्ट, उसका जर्नल फॉर्मूला है X2, ये सफिक्स में 2 है। तो इस तरीके से इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्लोरीन का Cl2 रिप्रेजेंट करने के लिए, फ्लोरीन का F2, ब्रोमीन का Br2 और I का I2। अब ये तीनों भी हैलोजन फैमिली से है, लेकिन इनका स्टेट अलग अलग है। क्लोरीन और फ्लोरीन गैसियस स्टेट में है एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है और आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। आयोडीन का तो आपको एग्जांपल है वो नमक, घर का जो नमक होता है टाटा आयोडाइज नमक, उसमें आयोडीन डाला जाता है, तो सॉलिड स्टेट में होता है। ब्रोमीन लिक्विड, क्लोरीन और फ्लोरीन जो है वो गैस में होता है, जिसमें से फ्लोरीन जो है ना वो सबसे एक्सप्लोसिव होता है। तो जनरली रिएक्शन में हम फ्लोरीन यूज नहीं करते, हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ही अपना रिएक्शन करते हैं केमिस्ट्री में। होप कि आपको ये समझ में आया है। ये पूरा द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आपको नेक्स्ट में साइंस 2, साइंस 1 के ऐसे तरीके से मैं पूरा चैप्टर का आपको समरी करके मैं आपको अपलोड करता रहूंगा। ओके, थैंक यू।